हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको आईआईटी जेम 2019 के फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको जी एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया गया है जो आपका आर से लेकर आर पर डिफाइंड है, और एफ आपको फंक्शन दिया गया है f of x y z equals to g of x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर। तब आपसे वैल्यू पूछी गई है डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू प्लस डेल टू एफ ओवर डेल जेड टू की। तो ये हमारा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखो, आप डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू कैसे एवेल्युएट करोगे फ्रेंड्स। ये g जो है फंक्शन है इसका, ठीक है। तो g ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, g डैश ऑफ समथिंग, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर। अब जो समथिंग है उसका डिफरेंशिएशन हम मल्टीप्लाई में करके लिखेंगे। तो इसको अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, 2x। सिंपल। तो यहाँ से डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x मल्टीप्लाई बाय जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर। तो ये हमारा सिंपल चेन रूल का एप्लीकेशन था। अब इसी तरीके से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू क्या हो जाएगा। देखो, टू तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, इसको फर्स्ट फंक्शन मानो एक्स को, और ये जो है इस पूरे को सेकंड फंक्शन मानो। तो सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट, तो 1 आ गया, सेकंड को एज इट इज रखो, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे और सेकंड को क्या करो, डिफरेंशिएट। तो जी डैश ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन जी डबल डैश ऑफ समथिंग। अब जो समथिंग है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2g डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर जी डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर। सिंपल। अब फ्रेंड्स, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला ब्रैकेट में हटा सकता हूँ, तो यहाँ पर तो 2 हो गया और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बन जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हमारा डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू की वैल्यू आ गया। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स हम डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एफ हमारा क्या था, जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स सिमेट्री से कि डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू की वैल्यू क्या होगी, जहां जहां पर डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू में एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पर बस यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा। ये हमें इंट्यूशन से पता चला, अभी मैं आपको इवेल्युएट करके बता देता हूँ। देखो, जब आप डेल एफ ओवर डेल वाई निकालोगे तो जी ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन जी डैश ऑफ समथिंग, तो ये तो हमारा बहुत इजीली हो गया। अब जो समथिंग है उसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो 2y, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू वाई इंटू जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर। सिंपल। अब जब आप डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू की वैल्यू निकालोगे फ्रेंड्स तो वो आपकी किसके इक्वल आएगी, देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब देखो, y को फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड, तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो 1, सेकंड को रखो एज इट इज। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, और सेकंड को डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में। तो जी डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2y। ये कैसे लिखा, देखो जी डैश ऑफ समथिंग,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जी डबल डैश ऑफ समथिंग, अब समथिंग का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में। तो आप देख सकते हो कि आपका जो डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर जी डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर। सिंपल। अब फ्रेंड्स हम डेल टू एफ ओवर डेल जेड टू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमारा एफ था वो था जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप डेल एफ ओवर डेल जेड निकालो। तो डेल एफ ओवर डेल जेड क्या होगा, जी डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर। ठीक है, जी ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन जी डैश ऑफ समथिंग। अब समथिंग को जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो माइनस का 4z। ठीक है, तो डेल एफ ओवर डेल जेड हो गया माइनस का 4z जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर। सिंपल। अब आप यहाँ से डेल टू एफ ओवर डेल जेड टू निकालो। तो डेल टू एफ ओवर डेल जेड टू निकालोगे तो माइनस का 4 तो बाहर ले लो। अब जेड को फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड मानो। तो फर्स्ट को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, 1 सेकंड को रखो आप एज इट इज। तो जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर। सिंपल। प्लस जेड को रखो आप एज इट इज। अब फिर इसको जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट। तो जी डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर। अब इस पूरे में किसका मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 4z का। सिंपल। तो आप यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो डेल टू एफ ओवर डेल जेड टू है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 4 जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर। और आप देख सकते हो कि ये वाला -4 और -4 मल्टीप्लाई होके प्लस का 16 जेड स्क्वायर जी डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हमने डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू भी निकाल लिया, डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू भी निकाल लिया और डेल टू एफ ओवर डेल जेड टू भी निकाल लिया। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू प्लस का डेल टू एफ ओवर डेल जेड टू इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आप जानते हो आपका डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू क्या था, ट्वाइस जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर जी डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर प्लस आपका जो डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू था वो क्या था, ट्वाइस जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर जी डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर। और आपका जो डेल टू एफ ओवर डेल जेड टू था वो था माइनस का 4 जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर प्लस का 16 जेड स्क्वायर जी डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये तीनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 2g डैश प्लस 2g डैश 4g डैश हो जाएगा और ये माइनस का 4g डैश है। तो अल्टीमेटली हमारे पास तीन टर्म्स बची। अब जो तीन टर्म्स बची उसमें भी आप 4g डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर, इसको अगर आप कॉमन लोगे फ्रेंड्स तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4z स्क्वायर। तो अगर आप ऑप्शंस के ऊपर आओगे फ्रेंड्स तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो ट्रू हो जाएगा क्योंकि हमने यही तो वैल्यू निकाली थी, 4 टाइम्स जी डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ट्वाइस जेड स्क्वायर और इस पूरे को मल्टीप्लाई हमने किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4z स्क्वायर और वो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में बस इन दोनों टर्म को इसने आगे लिख दिया, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4z स्क्वायर और बाद में इस वाली टर्म को लिख दिया। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालना है। आपको सरफेस का इक्वेशन ये दिया हुआ है और आपको 201 इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ पर जो सरफेस की इक्वेशन है पहले उसको लिखो, एक्स स्क्वायर जेड प्लस अंडर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 इक्वल टू 6। अब फ्रेंड्स मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जेड प्लस का अंडर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 माइनस 6 बराबर 0। अब फ्रेंड्स
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हम कैसे लिखते हैं किसी भी पॉइंट पर, जैसे सपोज करो मुझे x1 y1 z1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन लिखना है, तो मैं लिखूंगा a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 बराबर 0। यहाँ पर a जो है वो होता है फ्रेंड्स डेल f ओवर डेल x एट पॉइंट x1 y1 z1, और आपका जो b होता है वो होता है फ्रेंड्स डेल f ओवर डेल y एट पॉइंट x1 y1 z1, और आपका जो c होता है वो होता है डेल एफ ओवर डेल जेड एट पॉइंट x1 y1 z1। सिंपल। अब यहाँ पर जो x1 y1 z1 है वो हमें 2 0 1 दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमें 2 0 1 पर अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ डेल एफ ओवर डेल एक्स एट पॉइंट 2 0 1। तो आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि आपका जो एफ ऑफ एक्स वाई जेड था वो किस तरीके से लिखा हुआ था। आपका जो एफ ऑफ एक्स वाई जेड था वो था एक्स स्क्वायर जेड प्लस का अंडर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 माइनस का 6। अब यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स कि डेल एफ ओवर डेल एक्स आपका किसके इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर जेड का जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे करोगे, जेड तो कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का 2x, तो ट्वाइस एक्स जेड प्लस अंडर रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट ऑफ समथिंग, ठीक है। अब जो ये समथिंग है 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिख दो तो माइनस का 2x। देखो आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो, और माइनस 6 का तो 0। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो डेल एफ ओवर डेल एक्स है एट पॉइंट 201 वो किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस वाई की पावर 4 यानी कि 0, ठीक है। और माइनस का 2 इंटू 2 यानी माइनस का 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 4 मतलब 2, यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस 4 अपॉन 4 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो यानी कि आपका जो a का वैल्यू है वो क्या आ गया 3। a मतलब डेल एफ ओवर डेल एक्स एट पॉइंट 201, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ डेल एफ ओवर डेल वाई एट पॉइंट 201। तो आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि आपका जो डेल एफ ओवर डेल वाई है वो किसके इक्वल होगा। देखो एक्स स्क्वायर जेड यहाँ पर तो वाई अवेलेबल ही नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस अंडर रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट ऑफ समथिंग। अब ये जो समथिंग है अगर इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस का 4y क्यूब। अब जब आप डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू 201 के ऊपर निकालोगे तो जैसे ही यहाँ पर y को 0 रखोगे ये पूरा की पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा। तो डेल एफ ओवर डेल वाई एट पॉइंट 201 क्या आ गया 0। तो हमारा जो v का वैल्यू है वो क्या हो गया 0। अब फ्रेंड्स मैं निकालता हूँ डेल एफ ओवर डेल जेड की वैल्यू एट पॉइंट 201। तो जब आप डेल एफ ओवर डेल जेड निकालोगे फ्रेंड्स तब आप देख सकते हो कि जैसे ही आप डेल एफ ओवर डेल जेड की वैल्यू निकालोगे एक्स स्क्वायर जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर तो जेड है ही नहीं और यहाँ पर भी जेड नहीं है तो इन सब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। जब आप डेल एफ ओवर डेल जेड एट पॉइंट 201 निकालोगे तो आप देख सकते हो ये आ जाएगा सिंपली 2 का स्क्वायर यानी 4। तो आपका जो सी का वैल्यू है वो 4 के इक्वल हो जाएगा। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है वो क्या होगा a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 बराबर 0। अब a का वैल्यू कितना है 3x माइनस x1 y1 z1 आपका क्या था देखो 201 पॉइंट था तो x1 का वैल्यू 2 प्लस अब आप देख सकते हो b का वैल्यू कितना है 0 तो ये टर्म हम लिखेंगे ही नहीं। c का वैल्यू कितना है 4 z माइनस z1 का वैल्यू कितना है 1 इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 6 प्लस 4z माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि 3x प्लस 4z माइनस का 10 बराबर 0, और यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा 3x प्लस 4z बराबर 10। तो ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है वो हो जाएगा 3x प्लस 4z इक्वल टू 10, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है द टेंजेंट लाइन
to the curve of intersection of the surface x square plus y square minus z equal to 0 and the plane x plus z equal to 3 at the point 112 passes through। चारों में से एक ऑप्शन ट्रू है, वो आपको बताना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखो कि आपका जो सरफेस S1 है उसको मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का z इक्वल्स टू 0 और आपका जो सरफेस S2 है उसे मैं बोल रहा हूँ x प्लस जेड माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है फ्रेंड्स कि जैसे सपोज करो ये सरफेस आपकी S1 है, ठीक है, और S2 में सरफेस ड्रॉ करता हूँ, जैसे सपोज करो ये आपकी S2 सरफेस है। अब इन दोनों का जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसे सपोज करो ये हमारा कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है S1 और S2 का, सिंपल। अब यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स कि इस कर्व ऑफ इंटरसेक्शन पर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ये वाला पॉइंट है ए, पॉइंट ए को मैं नाम दे देता हूँ 112। अब फ्रेंड्स इस पॉइंट ए पर ये एक टेंजेंट लाइन डाल रहा है, ठीक है, टेंजेंट लाइन को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स ये जो टेंजेंट लाइन टी है ये 112 के अलावा और किस पॉइंट से पास होती है? तो फ्रेंड्स हम इस टेंजेंट लाइन टी की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो अगर आप 3D के अंदर किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? आपको एक पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट से आपका वो लाइन पास हो रहा है। तो हमें पता है कि हमारी जो टेंजेंट लाइन है वो ए से पास हो रही है और हमें डायरेक्शन चाहिए कि हमारी ये टेंजेंट लाइन है ये किस वेक्टर के पैरेलल है। जैसे सपोज करो ये बी वेक्टर के पैरेलल है, तो अगर हमें बी वेक्टर मिल जाए तो हम इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज जो है वो नोट करो, जैसे सपोज करो मैं सरफेस एस पर ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालता हूँ एट पॉइंट ए, ठीक है, जो सरफेस S1 है उसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का z इक्वल्स टू 0 और जो मेरी सरफेस S2 है उसको मैं लिख देता हूँ g ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ f निकालता हूँ एट पॉइंट ए और ग्रेडियंट ऑफ g निकालता हूँ एट पॉइंट ए, तो आप यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने की वो आप ये नोट करो कि आपका जो ग्रेडियंट ऑफ f है एट पॉइंट ए वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट लाइन के, और जो आपका ग्रेडियंट ऑफ g एट पॉइंट ए है वो भी परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट लाइन के। ऐसा क्यों होगा देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो फ्रेंड्स जब आप सरफेस S1 पर पॉइंट ए पर ग्रेडियंट ऑफ f निकालोगे, ठीक है, जैसे सपोज करो ये आपका ग्रेडियंट ऑफ f आया, तो अब ये जो ग्रेडियंट ऑफ f है ये सरफेस S1 के नॉर्मल होगा पॉइंट ए पर, सरफेस S1 के पॉइंट ए पर नॉर्मल होगा, इसलिए फ्रेंड्स ये जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ f है ये t के भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये चीज हमें समझनी है। अब फ्रेंड्स उसके बाद आप एक चीज ये नोट करो कि ये जो हमारा पॉइंट ए है ये कर्व ऑफ इंटरसेक्शन पर है। कर्व ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये वाला कर्व S1 पर भी लाई करता है और S2 पर भी लाई करता है। तो जब आप S2 पर भी ग्रेडियंट ऑफ g देखोगे, जैसे सपोज करो ये मेरा ग्रेडियंट ऑफ g आया, तो अब ये जो ग्रेडियंट ऑफ g है ये भी आपका t के क्या होगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी पिक करने के लिए। तो अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि आपका जो पॉइंट ए है वो दिया हुआ था 112, तो हम सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ जब आप निकालोगे तो आप यहाँ से देखो S1 की इक्वेशन ये दी हुई है और S2 में हमने g की इक्वेशन ये लिखी हुई है। तो इक्वेशन नंबर 1 से ग्रेडियंट ऑफ f क्या होगा, डेल f ओवर डेल x होगा 2y, डेल f ओवर डेल x होगा 2x, डेल f ओवर डेल y होगा 2y और डेल f ओवर डेल z होगा -1। तो जब आप ग्रेडियंट ऑफ f एट पॉइंट 112 निकालोगे तो वो आएगा आपका फ्रेंड्स किसके इक्वल आएगा, यहाँ से 2 यहाँ से 2 -1। तो ये आपका ग्रेडियंट ऑफ f एट 112। जब आप ग्रेडियंट ऑफ g निकालोगे फ्रेंड्स तो आप इक्वेशन नंबर 2 से देखो, तो डेल g ओवर डेल x 1 होगा, डेल g ओवर डेल y 0 होगा, डेल g ओवर डेल z 1 होगा। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ग्रेडियंट ऑफ g की वैल्यू आप किसी भी पॉइंट पर निकालो, जब आप किसी भी पॉइंट पर निकालोगे तो
वो यही आएगी क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट वेक्टर है 101। अब फ्रेंड्स, अब जैसे सपोज करो कोई आपका सी वेक्टर है, ठीक है, सी वेक्टर आपका ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और सी वेक्टर आपका बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सी वेक्टर हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल। तो ये हमारा सिंपल हमने 11th क्लास में जो वेक्टर कैलकुलस पढ़ी है वहां से। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए और ये जो मैं आपको बॉक्स बना रहा हूँ, इस बॉक्स से आप बोल सकते हो कि जो आपका टेंजेंट टी है वो किसके पैरेलल होगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट ए क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ जी एट पॉइंट ए। तो हमें टेंजेंट जो टी था उसकी डायरेक्शन मिल गई। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि हमें किन किन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ एट ए क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ जी एट ए, जब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पर किस तरीके से लिखोगे, आई कैप जे कैप के कैप। अब जो ग्रेडियंट ऑफ एफ था वो है 2 2 -1 और जो ग्रेडियंट ऑफ जी है वो हमने लिखा है 101। तो अब आप तो इसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो फ्रेंड्स। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आई कैप वाला कंपोनेंट आएगा आपका फ्रेंड्स 2 आई कैप, ठीक है, और माइनस जे कैप वाले कंपोनेंट में मैं लिखूंगा 2 + 1 यानी कि 3। तो ये सिंपल डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन है फ्रेंड्स, ठीक है। प्लस का के कैप वाले कंपोनेंट में मैं लिखूंगा यहाँ पर और माइनस का 2, सिंपल। तो आप देख सकते हो कि मुझे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिल गया, 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का 2 के कैप। यानी कि अब आप बोल सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो टेंजेंट लाइन है ये वाला टी, ये 112 पॉइंट से पास हो रहा है और ये बी वेक्टर के पैरेलल है और बी वेक्टर क्या है आपका 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप और माइनस का 2 के कैप, सिंपल। तो अब आप इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो कैसे, x माइनस यहाँ पर आप लिखो x1, ठीक है। जैसे सपोज करो इसको मैं x1 y1 z1 बोल देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर a1 a2 a3। तो एक्शन ऑफ लाइन होगी उसे मैं लिखूंगा x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रेंड्स y माइनस y1 अपॉन a2 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन a3। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है वो हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू z माइनस 2 अपॉन माइनस 2। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। तो अब जो हमारे चारों ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, हम उन चारों ऑप्शंस को रख के देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है। नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में x का वैल्यू है -1, y का वैल्यू है -2 और z का वैल्यू है 4। तो जब आप इस वाली इक्वेशन में रखोगे, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, तो -1 अपॉन 2 इक्वल्स टू -2 -1 अपॉन -3 इक्वल्स टू 4 -2 अपॉन -2। तो यहाँ से आपको मिलेगा -1 इक्वल्स टू 1। तो यही कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो फॉल्स हो जाएगा। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर बी के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी में x को -1 रखो आप, y को आप 4 के इक्वल रखो और z को भी आप 4 के इक्वल रखो। तो जैसे ही आपने x को -1 रखा, यहाँ क्या मिल गया, -2 अपॉन 2 यानी -1, 3 अपॉन -3 -1, 2 अपॉन -2 -1। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ये आपका सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी चूज कर लेंगे। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। x का वैल्यू आप 3 रखो, y का वैल्यू आप 4 रखो और z का वैल्यू भी आप 4 रखो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 2 अपॉन 2 यानी कि 1, 3 अपॉन -3 यानी कि -1। तो यही हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, फॉल्स। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर सकते हो। x को -1 रखो, y का वैल्यू 4 के इक्वल रखो और z का वैल्यू आप 0 रखो। तो जैसे ही आपने ये रखा, यहाँ -1 मिलेगा आपको, यहाँ आपको -1 मिलेगा और यहाँ 1 मिलेगा। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हमारा केवल और केवल एक ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस का 2xy प्लस का वाई क्यूब, और आपको बोला गया है कि इस फंक्शन का ए बी सी डी इन चारों में से कौन सा पॉइंट सैडल पॉइंट है। तो ये हमारा काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स इस बार का जेम का। तो यहाँ से आप देख सकते हो
कि आपका जो डेल एफ ओवर डेल एक्स है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3x² प्लस का 2y सिंपल। और आप देख सकते हो आपका जो डेल एफ ओवर डेल वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2x प्लस का 3y²। अब फ्रेंड्स आप एक चीज नोट करो कि जो सैडल पॉइंट है वो आपका क्रिटिकल पॉइंट तो होता ही है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट पर डेल एफ ओवर डेल एक्स भी 0 होता है और डेल एफ ओवर डेल वाई भी 0 होता है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ डेल एफ ओवर डेल एक्स बराबर 0 को, डेल एफ ओवर डेल वाई बराबर 0 को इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से आप देख सकते हो कि आपका जो y का वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा माइनस का 3x² अपॉन 2 सिंपल। अब फ्रेंड्स आप इस वाली वैल्यू y की वैल्यू को यहाँ पर रखो इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपको क्या मिलेगा 2x प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3x² अपॉन 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा फ्रेंड्स ट्वाइस एक्स प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय 9x की पावर 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपको मिलेगा जब आप 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे 8x प्लस का 27x की पावर 4 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से जब आप x कॉमन ले लोगे फ्रेंड्स तो आपको मिलेगा 8 प्लस 27x³ इक्वल्स टू 0। तो आपको यहाँ से दो चीज़ें मिलेंगी, या तो x का वैल्यू 0 के इक्वल होगा या फिर 27x³ का वैल्यू -8 के इक्वल होगा। यानी कि x³ का वैल्यू -8 अपॉन 27 के इक्वल होगा। यानी कि आप यहाँ से बोल सकते हो कि x का वैल्यू जो है आपका -2/3 के इक्वल मिलेगा। तो हमें यहाँ पर बेसिकली दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, एक जब आपका x का वैल्यू 0 होगा और एक जब आपका x का वैल्यू -2/3 होगा। फ्रेंड्स हमने देखा था y का वैल्यू किसके इक्वल था, जब आपने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया था तो y आया था -3/2x²। तो -3/2x², तो यहाँ से y आ जाएगा -3/2 इंटू 0 यानी कि 0। और जब x का वैल्यू -2/3 रखा तो अब देखो y -3/2 इंटू x² यानी इसका स्क्वायर करोगे तो 4/9। तो यहाँ से देख सकते हो कि 2 2 जा आपका 4 और 3 3 जा 9। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो हो जाएगा -2/3। तो बेसिकली हमें यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, एक जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो 0 0 मिलेगा और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा -2/3 -2/3। तो हमें इन दोनों में से ही मतलब जो सैडल पॉइंट है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि या तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू होगा या ऑप्शन नंबर बी ट्रू होगा। सी और डी तो हमने डिस्कार्ड कर दिए क्योंकि ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स ही नहीं हैं। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं डेल 2f ओवर डेल x2 और डेल 2f ओवर डेल y2 डेल 2f ओवर डेल x डेल y इन सब का वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से आप देख सकते हो कि आपका जो डेल 2f ओवर डेल x2 है वो किसके इक्वल होगा 6x। और आप देख सकते हो कि डेल 2f ओवर डेल y डेल x, आप इक्वेशन नंबर 1 को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो वो आपका 2 के इक्वल आ जाएगा। डेल 2f ओवर डेल y2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से किसके इक्वल हो जाएगा 6y के इक्वल। अब फ्रेंड्स ये जो है मैं इसे a बोलता हूँ, इसको मैं b बोलता हूँ और इसको मैं c बोलता हूँ। तो आप जानते हो फ्रेंड्स कि जब भी हमारा कोई पॉइंट सैडल पॉइंट होता है तो आपका जो ac माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर AC माइनस बी स्क्वायर जब आप एवेल्युएट करोगे तो वो आपका आएगा 6x इंटू 6y माइनस का 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी कि 36xy माइनस का 4। तो अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि जब आप अपना पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन रखोगे, जब आप 0 0 रखोगे एट 0 0, आपका जो AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू है वो आएगा 36 इंटू 0 माइनस 4 यानी कि माइनस का 4 यानी लेस देन 0। तो आपका ये वाला जो पॉइंट है 0 0 ये आपका क्या बन जाएगा सैडल पॉइंट। आप फ्रेंड्स -2/3 इसे भी चेक कर सकते हो। तो जब आप AC माइनस बी स्क्वायर निकालोगे तो 36 इंटू -2/3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 माइनस का 4। तो यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका वैल्यू किसके इक्वल आएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 माइनस का 4। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये हो जाएगा आपका
16 माइनस 4 यानी कि 12, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। तो अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया तो -2/3 ये आपका सैडल पॉइंट तो नहीं होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमें यहाँ पर एक सैडल पॉइंट मिल गया ओरिजिन। तो आप देख सकते हो कि इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको एक 2 वेरिएबल फंक्शन f दिया गया है। आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 0 फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले मैं आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव के कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। जैसे सपोज करो फ्रेंड्स, आपके पास एक 2 वेरिएबल फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई और आपके पास एक b वेक्टर है, ठीक है, और एक पॉइंट है आपके पास। फ्रेंड्स, इस वेक्टर को मैं यू वेक्टर नाम देता हूँ, ठीक है, और आपके पास एक पॉइंट है a कॉमा बी। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं लिखूंगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ u वेक्टर एट पॉइंट ए बी, ठीक है, यानी कि आपको पॉइंट ए बी पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसका फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला होता है, जो लिमिट की फॉर्म में होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ। अब ये जो यू वेक्टर है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर आप यू कैप लिखो। यू कैप आपने लिख दिया, जैसे सपोज करो u1 आई कैप प्लस u2 जे कैप, ठीक है। मैंने क्या किया, यू वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना दिया। तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच टाइम्स u1 b प्लस एच टाइम्स u2, ठीक है। ये फंक्शन को मैं यहाँ पर एवेलुएट करूंगा माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। जब आप फ्रेंड्स ये फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है, लिमिट इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है, इस पूरे के ऊपर। जब भी फ्रेंड्स आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तो आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है ये नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। यानी कि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए बस आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो कि जब f आपका डिफरेंशिएबल हो जाता है, इफ f इज डिफरेंशिएबल एट ए बी, जब सपोज करो फ्रेंड्स अगर आपका फंक्शन f डिफरेंशिएबल हो जाता है पॉइंट a कॉमा बी पर, तब आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट ए बी, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर, ठीक है, तो आप उसको किसी भी तरीके से डिनोट कर दो तो आप समझ जाओ कि मैं यू वेक्टर पर बोल रहा हूँ। तो ये जो है मेरा ये हो जाता है ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट यू कैप। ग्रेडियंट ऑफ एफ को हम एवेलुएट करते हैं पॉइंट ए कॉमा बी पर। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब हम ये चीज बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डिफाइन होने के लिए बस आपका फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी भी जरूरी नहीं है डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डिफाइन होने के लिए। अब फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देखो कि हम इस डिबेट में तो जाएंगे ही नहीं कि ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं, क्योंकि हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो डायरेक्ट लिमिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डिफरेंशिएबल हुआ तो भी ये फॉर्मूला काम करता है, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो भी ये फॉर्मूला काम करता है। तो अब हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वहां पर जो हमारा यू वेक्टर लिखा हुआ है वो किस तरीके से लिखा हुआ है? हमारा जो u वेक्टर है वो लिखा हुआ है फ्रेंड्स 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप, सिंपल। और आपको किस पॉइंट पर एवेलुएट करना है फ्रेंड्स? 0 0 पर। तो आपका जो ए बी का रोल है वो कौन प्ले कर रहा है? 0 0, सिंपल। तो आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा? लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, आप ये वाला फॉर्मूला देखो फ्रेंड्स जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, a प्लस एच u1। तो ये मेरा u1 हो गया, ये मेरा u2 हो गया। अब फ्रेंड्स जब आप u कैप लिखोगे तो u कैप भी आपका इसी तरीके से ही होगा। आपका जो u वेक्टर है और u कैप है वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो u वेक्टर का मॉडुलस है वो यूनिट मॉडुलस है। तो हमें u वेक्टर को यूनिटाइज करोगे तो भी आपको सेम ही वेक्टर मिलेगा। तो a प्लस एच यू लिखता हूँ मैं, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी? 0 प्लस एच, a प्लस एच u1 लिखता हूँ, u1 की वैल्यू कितनी है? 4/5, तो यहाँ 4/5 लिख दिया। यहाँ पर 0 प्लस एच टाइम्स 3/5, सिंपल, माइनस का f ऑफ ए बी, f ऑफ 0 0,
डिवाइडेड बाय एच। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो किस तरीके से हो गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 4h/5 और यहाँ से लिख दो आप 3h/5 माइनस का एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय एच। अब जो हमारा फ्रेंड्स एफ ऑफ 0 0 है वहां पर तो फंक्शन जीरो होगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है वो किस तरीके से डिफाइन किया हुआ था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइन था क्वेश्चन में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर प्लस था और डिनोमिनेटर में माइनस था। ठीक है, ये आपका फंक्शन डिफाइन था जब आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, और फंक्शन की वैल्यू जीरो थी जब आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो के इक्वल था। तो आप यहाँ पर देखो कि एफ ऑफ 0 0 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, सिंपल। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स कि जो 4h/5 का स्क्वायर माइनस 3h/5 का स्क्वायर ये जीरो के इक्वल नहीं है। ये जीरो के इक्वल कब होता, जब यहाँ 3h/5 की जगह 4h/5 होता। तो ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसको एवेल्युएट करने के लिए हम इस वाली डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो जब आप ये वाली डेफिनेशन लगाओगे फ्रेंड्स तो आप लिख दोगे यहाँ से लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो मतलब 4h/5 का क्यूब प्लस 3h/5 का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 4h/5 का होल स्क्वायर माइनस 3h/5 का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स लास्ट में 1/h तो है ही हमारा एज इट इज। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो लिमिट है वो किस तरीके से हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो। आपका जो न्यूमरेटर है वहां से h क्यूब कॉमन लो तो आपको मिलेगा 64/125। ठीक है, 4/5 का होल क्यूब यही होता है, प्लस अब 3/5 का होल क्यूब करोगे तो 27/125। अब यहाँ पर नीचे मैं एच स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16/25 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9/25, सिंपल। और यहाँ पर 1/h, तो h को मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये आपका h क्यूब के इक्वल हो जाएगा, h क्यूब से h क्यूब कैंसिल हो गया। तो जब आप लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो अप्लाई करोगे तो सिंपली आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। देखो 125, तो यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया और यहाँ पर बचा 64 प्लस 27 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर 7/25 हो गया, तो 25 को 5 टाइम्स इस तरीके से कैंसिल करो और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 91/5 इंटू 7। तो 7 से आप इसको 13 टाइम कैंसिल कर दो तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 13/5। 13/5 का मतलब आप यहाँ पर बोल सकते हो फ्रेंड्स 26/10 और 26/10 मतलब 2.6। तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 2.6। तो फ्रेंड्स ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के फॉर्मूले को अच्छे से सीखा हुआ है तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सही कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर है 2.6। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं इस फंक्शन के। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। बस इस क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना है कि आप किसी पॉइंट को मिस ना कर दो। तो आपको कैलकुलेशंस काफी ध्यान से करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आप डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालो, तो वो आपका क्या होगा, देखो आपका जो फंक्शन एफ है वो लिखा हुआ है, मैं फंक्शन एफ को वापस लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो डेल एफ ओवर डेल एक्स है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड फंक्शन मानो। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली 2x आ जाएगा, सेकंड को एज इट इज रखो ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब फर्स्ट को एज इट इज रखो, अब हम सेकंड को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e की पावर समथिंग, अब जो समथिंग है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिखो तो माइनस का 2x, सिंपल। तो यहाँ से आपका जो डेल एफ ओवर डेल एक्स है वो क्या आ गया, e की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप कॉमन ले लो तो यहाँ से मिलेगा आपको 2x माइनस का, यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा 2x क्यूब माइनस का 6y स्क्वायर x, सिंपल।
ये आपका डेल एफ ओवर डेल एक्स हो गया। अब हम निकालते हैं फ्रेंड्स हमारा डेल एफ ओवर डेल वाई। तो जब आप डेल एफ ओवर डेल वाई निकालोगे तो फर्स्ट फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 6y, सेकंड को क्या रखो आप एज इट इज, तो x ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये एज इट इज हो गया, प्लस अब आप क्या करो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब सेकंड को क्या करो पार्शियली डिफरेंशिएट, तो e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e की पावर समथिंग। अब जो समथिंग है उसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 2y। सिंपल। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो डेल एफ ओवर डेल वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा। आप x ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचा 6y और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 2x स्क्वायर वाई प्लस का, अब यहाँ से आपको मिलेगा जो लास्ट टर्म है माइनस का 6y क्यूब। सिंपल। अब फ्रेंड्स आपको डेल एफ ओवर डेल एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना है और डेल एफ ओवर डेल वाई को जीरो के इक्वल पुट करना है। तो आप जानते हो फ्रेंड्स कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो नहीं होता, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो ये तो जीरो नहीं है, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि हमें दो इक्वेशन मिलेंगी, या तो ये वाला जीरो होगा, ठीक है, मतलब दो इक्वेशन मिलेंगी और इसमें ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तभी होगा जब डेल एफ ओवर डेल एक्स भी जीरो हो और डेल एफ ओवर डेल वाई भी जीरो हो। तो मैं पहली इक्वेशन लिखता हूँ 2x माइनस 2x क्यूब माइनस का 6y स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ 6y माइनस का ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 6y क्यूब इक्वल्स टू जीरो। अब आप क्या करो फ्रेंड्स, जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है उसको कुछ इस तरीके से लिखो। इक्वेशन नंबर 1 में x को कॉमन ले लो, तो जैसे ही x कॉमन लिया 2 माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। सिंपल। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके दो केस बनेंगे, एक केस आपका बनेगा x इक्वल टू जीरो और दूसरा केस आपका बनेगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी माइनस प्लस का 2 बराबर जीरो। तो इस वाले केस को कैसे हैंडल करना है वो अभी हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कि जब आप x को जीरो रखोगे तो आप y की वैल्यू क्या रखो कि आपका जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों जीरो हो जाए। तो सबसे पहले फिर हम इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं, तो y टाइम्स अब 6 माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से भी आपको दो चीजें मिलेंगी फ्रेंड्स, एक तो y का वैल्यू जीरो और यहाँ से मिलेगा 6 माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। सिंपल। तो अब आप यहाँ से देखो फ्रेंड्स कि जब आप x को जीरो रख रहे हो और y को जीरो रख रहे हो, ठीक है, तब आपका डेल एफ ओवर डेल एक्स भी जीरो हो जाएगा और डेल एफ ओवर डेल वाई भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो आपको मिल गया ओरिजिन। अब आप यहाँ पर देखो कि हमें ये देखना है फ्रेंड्स कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों साथ साथ कब जीरो हो रही हैं। देखो आप x को जीरो रख दो, y को जीरो रख दो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों साथ साथ सेटिस्फाई कर रही हैं। तो अब ये जो इक्वेशन लिखी है यहाँ से इंप्लाई करता है x बराबर जीरो हो या फिर ये हो, तो यहाँ से भी इंप्लाई करता है इस वाली इक्वेशन से ये कि y बराबर जीरो हो या फिर ये हो। अब आप देखो फ्रेंड्स कि इक्वेशन जब 1 को रीअरेंज किया तो वहां से माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर आपको कितना मिला, माइनस 2, और इक्वेशन नंबर जो आपका 2 था उसको रीअरेंज किया वहां से मिला माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 6। तो या तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल होगा या फिर इसका वैल्यू 6 के इक्वल होगा, अगर आप ओरिजिन नहीं रख रहे। ओरिजिन तो हमने ले लिया, ठीक है, अब हमें ओरिजिन के अलावा देखना है। तो ये दोनों चीजें एक साथ होल्ड नहीं कर सकती, तो ये चीज हमें पता चल गई। तो अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा x इक्वल टू जीरो है ना, x इक्वल टू जीरो को यहाँ पर रखते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो जैसे ही मैंने x को जीरो रखा तो डेल एफ ओवर डेल एक्स तो मेरा क्या हो गया, जीरो। अब आप जानते हो डेल एफ ओवर डेल वाई का जीरो होने का शर्त y इक्वल टू जीरो के अलावा ये भी तो है, तो यहाँ पर जीरो रख के देखते हैं कि y हमें क्या क्या मिलेगा। तो 6 माइनस जीरो माइनस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से मिला 6y स्क्वायर बराबर 6, तो यहाँ से y स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ से y बराबर प्लस माइनस 1। यानी कि जब आप x का वैल्यू जीरो रखोगे, y को 1 रखोगे, x को जीरो और y को माइनस 1 रखोगे, तब भी आपका डेल एफ ओवर डेल एक्स जीरो है और डेल एफ ओवर डेल वाई जीरो है। तो हमें कितने पॉइंट मिल गए, 3 पॉइंट। अब आप
नेक्स्ट पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो यहाँ पर y इक्वल टू 0 है, तो जैसे ही y इक्वल टू 0 रखा, आपका डेल f ओवर डेल y तो 0 हो गया। अब डेल f ओवर डेल x के 0 होने की एक शर्त ये भी है x इक्वल टू 0 के अलावा, तो y इक्वल टू 0 यहाँ भी रख दो। तो जैसे ही आप y इक्वल टू 0 यहाँ पर रखोगे इक्वेशन नंबर 3 में, आपको मिलेगा माइनस 2x² माइनस 0 प्लस 2 बराबर 0, यानी कि माइनस 2x² बराबर माइनस 2, यानी कि x² बराबर 1, यानी कि x बराबर प्लस माइनस 1। तो आप देख सकते हो कि जब आप y को 0 रख रहे हो तो आपको एक बार x का वैल्यू 1 मिला और एक बार x का वैल्यू माइनस 1 मिला। तो आप देख सकते हो कि आपको टोटल 5 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि उसने नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स पूछे थे और वो 5 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। पहला है 0 0, दूसरा 0 1, तीसरा 0 माइनस 1, चौथा 1 0 और पांचवा माइनस 1 0। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिस। तब आपको बोला गया है कि ओरिजिन के ऊपर क्या आपका फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस होगा, डेल f ओवर डेल x और डेल f ओवर डेल y अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को हम किस तरीके से लिखेंगे अगर हमें ओरिजिन पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स x को r cos थीटा लिखो और y को r sin थीटा लिखो। फ्रेंड्स जब भी हम x को r cos थीटा रख के और y को r sin थीटा रख के ओरिजिन पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हम हमेशा एक चीज एंश्योर करते हैं। अब जैसे ये जो फंक्शन आपका लिखा हुआ है, इसमें जो डिनोमिनेटर है आपका, ये थीटा की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो आपका f ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ r cos थीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो f ऑफ एक्स वाई है वो किसके इक्वल है, मॉड x अपॉन मॉड x प्लस मॉड y मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। और ये डेफिनेशन तब है जब आपका एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 है तब। तो यहाँ पर आप देखो आपका f ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा। अब मॉड x प्लस मॉड y, इसको आप क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ r cos थीटा प्लस मॉडुलस ऑफ r sin थीटा। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, अंडर रूट ऑफ x की पावर 4 मतलब r की पावर 4 कोसाइन की पावर 4 थीटा प्लस y स्क्वायर मतलब r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल। और ये फंक्शन मैं तब लिख रहा हूँ जब r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, r इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब आप ओरिजिन के ऊपर नहीं हो। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका f ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ r मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ से मॉडुलस ऑफ r कॉमन ले रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा प्लस मॉडुलस ऑफ साइन थीटा। सिंपल। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि अब जो ये मल्टीप्लाई में टर्म थी वो किस तरीके से हो जाएगी, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो आर स्क्वायर कोसाइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो अंडर रूट आर स्क्वायर है आप उसको मॉड आर बोल सकते हो। अब देखो आपका एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, देखो मॉड आर से मॉड आर कैंसिल हो गया, मॉड्यूलस ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ कॉस थीटा प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट आर स्क्वायर को लिख दो मॉड आर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना आप अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर का मतलब मॉड आर होता है। अब यहाँ पर आर हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं तो मॉड आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आर के इक्वल। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर कोसाइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जब आपका आर 0 के इक्वल नहीं है तो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन हमने इस तरीके से लिखी। अब यहाँ पर आप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की वो ये देखो, फॉर एनी थीटा आपका जो मॉडुलस ऑफ कोसाइन थीटा प्लस मॉडुलस ऑफ साइन थीटा जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। फ्रेंड्स ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की, क्योंकि आप देख सकते हो कि मॉडुलस ऑफ कोसाइन थीटा भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और मॉडुलस ऑफ साइन थीटा भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जब मॉड ऑफ कॉस थीटा बराबर 0 होगा तो वो इम्प्लाई करेगा कि मॉडुलस ऑफ साइन थीटा बराबर 1, और जब आपका मॉडुलस ऑफ साइन थीटा 0 होगा तब इम्प्लाई करेगा कि मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा बराबर 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है फॉर एनी थीटा। इसी वजह से मैं ओरिजिन पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए x को r cos थीटा और y को r sin थीटा रख के
देख सकता हूँ। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि फॉर एनी थीटा, आप थीटा कुछ भी रखो, जब आपका r 0 पर टेंड करेगा तब आप बोल सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो एक्स वाई जो है वो 0 0 पर टेंड करेगा। तो अब ये जो हमारा फंक्शन लिखा हुआ है बॉक्स में, यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ फ्रेंड्स कि लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, मतलब आप क्या बोल सकते हो, अब यहाँ पर अगर आप एफ ऑफ एक्स वाई लिखो तो आप बोल सकते हो लिमिट आर इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई। अब फ्रेंड जब हम 0 पर टेंड कर रहे हैं तो हम 0 के इक्वल तो नहीं है, इसलिए हम फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे। तो आप यहाँ पर लिखो फ्रेंड्स कि लिमिट आर इज टेंडिंग टू 0 मॉड्यूलस ऑफ कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ कोसाइन थीटा प्लस मॉडुलस ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर कोसाइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वही फंक्शन है जो हमने ऊपर लिखा था फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर एक चीज नोट करो फ्रेंड्स कि जब आप थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए फॉर एनी थीटा जब आप आर को 0 पर टेंड करवाओगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये तो हमेशा एक डिफाइंड क्वांटिटी है, ठीक है। और जब आप r को 0 पर टेंड करवाओगे तो ये आपका 0 पर जाएगा, ठीक है। और ये आपका कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने थीटा कुछ भी लिया, थीटा बराबर π/4 लिया, तो ये कोई ना कोई वैल्यू होगी, मैंने m नाम दे दिया। अब इसी तरीके से आपका ये कहाँ पर टेंड करेगा, जब आपका r 0 पर टेंड करेगा अंडर रूट ऑफ कोसाइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल। तो ये वाला जो r है यहाँ पर इसके 0 पर टेंड होने की वजह से ये पूरा की पूरा जो क्वांटिटी है ये आपका 0 पर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि फॉर एनी थीटा जब आप r को 0 पर टेंड करवा रहे हो तो आपका जो f ऑफ एक्स वाई है वो कहाँ पर जा रहा है, 0 पर, ठीक है। f ऑफ एक्स वाई टेंड्स टू 0। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि f ऑफ 0 0 हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के इक्वल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई आपका एग्जैक्टली किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा किसके ऊपर, 0 0 के ऊपर। एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। तो ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए था फ्रेंड्स। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो ट्रू हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर डेल एफ ओवर डेल एक्स और डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो ये भी हमारा मुश्किल टास्क नहीं है फ्रेंड्स। तो आपको बस यहाँ पर लिमिट की डेफिनेशन लगानी है और इजीली आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है वो लिखा हुआ है मॉड एक्स डिवाइडेड बाय मॉड एक्स प्लस मॉड वाई मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स की डेल एफ ओवर डेल एक्स आपका ओरिजिन के ऊपर क्या होगा, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स हम 0 0 पर कैसे लिखते हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच 0 माइनस का एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय एच। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि जब आपका h 0 है, ठीक है, तो h आपका नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि h आपका 0 पर टेंड कर रहा है। तो आप यहाँ बोल सकते हो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h 0 एवेल्युएट करने के लिए आप ये डेफिनेशन यूज करो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मॉडुलस ऑफ h डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ h प्लस मॉडुलस ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ h की पावर 4 प्लस का 0 स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 0 तो आपका 0 के इक्वल है, ठीक है। और 1 अपॉन एच आपका एलसीएम में पहले से ही यहाँ पर है। तो बस अब आपको इस लिमिट की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। आपका जो डेल एफ ओवर डेल एक्स है ओरिजिन पर उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, सिंपल। तो यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स कि ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 मॉड एच अपॉन मॉड एच क्या हो जाएगा, 1, सिंपल। तो अब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एच की पावर 4 अपॉन एच। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। अब जो मेरा अंडर रूट ऑफ एच की पावर 4 है उसको मैं एच स्क्वायर बोल सकता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स आप जानते हो कि अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर मॉड एच होता है, इसी तरीके से अंडर रूट ऑफ एच की पावर 4 भी
मॉड ऑफ एच स्क्वायर होता है, बट एच स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड एच स्क्वायर को हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि एच स्क्वायर अपॉन एच, अब एक पावर कैंसिल कर दो तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, एच मतलब जीरो। तो आपका जो डेल एफ ओवर डेल एक्स है फ्रेंड्स ओरिजिन के ऊपर, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल। तो हमने एक पार्ट तो इवेल्युएट कर लिया। अब हम निकालते हैं डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू ओरिजिन के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि आपका ऑप्शन नंबर सी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है डेल एफ ओवर डेल एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स जीरो हो गया, तो या तो बी ट्रू होगा या डी ट्रू होगा। अब हम निकालते हैं डेल एफ ओवर डेल वाई एट पॉइंट जीरो जीरो। तो ये मैं बोल सकता हूँ लिमिट के इज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाय के, सिंपल। अब यहाँ से आप एक चीज देखो फ्रेंड्स कि एफ ऑफ जीरो के, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, लिमिट के इज टेंडिंग टू जीरो, सिंपल। अब एफ ऑफ जीरो के, तो आप जानते हो के जीरो पर टेंड कर रहा है, इसलिए के जीरो के इक्वल नहीं है। तो एफ ऑफ जीरो के एवेल्युएट करने के लिए हम इस डेफिनेशन को यूज करेंगे। तो इस डेफिनेशन में मॉड एक्स मतलब मॉड जीरो अपॉन, यहाँ पर आप देख सकते हो मॉड जीरो प्लस मॉड के। अब मल्टीप्लाई में कुछ भी हो फ्रेंड्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा अंडर रूट ऑफ जीरो प्लस के स्क्वायर। अब आप जानते हो कि मॉडुलस ऑफ जीरो जीरो होता है, तो जीरो अपॉन समथिंग, ये आपका पूरा की पूरा जीरो हो जाएगा। तो अब अगर ये k का वैल्यू जीरो नहीं है, इसलिए मैं इस वाली टर्म को जीरो बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर k भी जीरो होता ना तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती। तो ये वाली टर्म जैसे ही जीरो हुई, आपका एफ ऑफ जीरो के किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो हमें यहाँ पर पता चला कि एफ ऑफ जीरो के हमारा जीरो के इक्वल है। जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो तो ऑलरेडी जीरो था अपॉन के। तो आप देख सकते हो लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, जीरो अपॉन के। अब जो जीरो अपॉन के है मेरा, वो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि के मेरा क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप देख सकते हो लिमिट के टेंडिंग टू जीरो जीरो, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा जीरो। तो हमारा जो डेल एफ ओवर डेल वाई है वो भी हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा ओरिजिन के ऊपर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी ट्रू हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको बीटा एक रियल नंबर दिया गया है और आपको एफ ऑफ एक्स वाई इस तरीके से डिफाइन किया गया है। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइम्स मॉड एक्स की पावर बीटा मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, जब आपका एक्स नॉन जीरो हो, और एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू जीरो दिया गया है अगर एक्स का वैल्यू जीरो के इक्वल है। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और ये सिंगल करेक्ट टाइप है, तो चारों में से एक ऑप्शन ट्रू है। आपको बोला गया है कि ओरिजिन पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर बीटा इक्वल टू जीरो के लिए, ओरिजिन पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बीटा ग्रेटर देन जीरो के लिए, ओरिजिन पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा फॉर एनी बीटा, ओरिजिन पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बीटा लेस देन जीरो के लिए। तो हम सारे ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे पहले आप देखो ऑप्शन ए, जो हमारा ऑप्शन ए है उसमें बोला गया है कि बीटा इक्वल टू जीरो जब आप रखोगे तो आपका एफ ऑफ एक्स वाई ओरिजिन पर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या आएगा। तो जैसे ही आपने बीटा को जीरो रखा, ये फंक्शन आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स मॉड एक्स की पावर जीरो, और मॉड एक्स की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन। तो इसको मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई हो जाएगा ये, अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल। जब आपका एक्स नॉन जीरो है, और एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा अगर आपका एक्स का वैल्यू जीरो के इक्वल है। अब यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स कि हमें ओरिजिन के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो मैं फ्रेंड्स ओरिजिन के ऊपर अगर मैं क्लेम कर रहा हूं कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स वाई जो है आपका वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फंक्शन का वैल्यू ओरिजिन के ऊपर जीरो है, आपका एफ ऑफ जीरो एग्जैक्टली जीरो के इक्वल है, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन आप देख सकते हो यहाँ से। तो अब देखो आप यहाँ पर कि अब फ्रेंड्स जब आप y बराबर एक्स स्क्वायर इस वाले पाथ से अप्रोच करो, तो y बराबर एक्स स्क्वायर एंड x को आप जीरो पर टेंड करवाओ, तो ये इम्प्लाई करेगा कि आपका जो एक्स वाई है वो जीरो जीरो पर टेंड कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशंस एक दूसरे को इम्प्लाई करेंगी।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर वो कैसा दिखेगा। देखो मैंने y की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया, तो आप डेफिनेशन लगाओ तो एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, यानी कि एक्स की पावर 4 अपॉन 2 एक्स की पावर 4। तो यहाँ से आपका एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा हाफ के इक्वल। तो फ्रेंड्स आप देखो कि जब मैंने एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखी तो मैंने फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन यूज की, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। वो मैंने इसलिए यूज की क्योंकि मैं x टेंडिंग टू जीरो पर देख रहा हूँ। तो x टेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है x नॉन जीरो, और x नॉन जीरो के लिए हमें फंक्शन इसी तरीके से डिफाइंड था। अब यहाँ पर आप देखो जब आप x को जीरो पर टेंड करवाओगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ के इक्वल। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फ्रेंड्स कि जैसे ये मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मेरा पॉइंट है ओरिजिन, और ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो इस पैराबोला से जब आप 0 0 पर अप्रोच कर रहे हो तो आपका जो f ऑफ एक्स वाई है, f ऑफ एक्स वाई आपका कहाँ अप्रोच कर रहा है, हाफ के ऊपर। तो ये हमारा जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो f ऑफ एक्स वाई है वो 0 के ऊपर टेंड करना चाहिए अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा f ऑफ एक्स वाई है डज नॉट टेंड टू जीरो, तो मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ एक्स वाई इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ऑरिजिन। तो आपका f ऑफ एक्स वाई ऑरिजिन के ऊपर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। अब हम आते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट ऑप्शंस के ऊपर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें बोल रहा है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बीटा ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो अब हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है कि बीटा ग्रेटर देन जीरो पर क्या आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम एफ ऑफ एक्स वाई लिखते हैं सबसे पहले। ये हमारा है एक्स स्क्वायर मॉड एक्स की पावर बीटा मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, जब आपका एक्स नॉन जीरो है और फंक्शन का वैल्यू जीरो है अगर आपका एक्स का वैल्यू जीरो के इक्वल है। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि हम ओरिजिन पर कंटिन्यूटी कब क्लेम करते हैं कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, हमें एक ऐसा डेल्टा मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट जब फ्रेंड्स मैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इसको जीरो और डेल्टा के बीच में रखूं, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि मेरा जो मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो ये लेस देन एप्सिलॉन हो। तो हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा ओरिजिन के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन से मैं प्रूव करूंगा कि हमारा फंक्शन जो है वो बीटा ग्रेटर देन जीरो के लिए कॉन्टिन्यूअस बन रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक चीज नोट करो कि आपका जो मॉडुलस ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो है वो किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो, तो हमारा जीरो के इक्वल है। तो आप बोल सकते हो कि आपका ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो गया, मॉडुलस ऑफ एक्स वाई। सिंपल। अब यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स कि आपका जो मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स की पावर बीटा मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल, ये आपका मॉडुलस हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, देखो ये वाला जो मेरा मॉडुलस है इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स की पावर बीटा, इसका मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर का मॉडुलस। सिंपल। अब यहाँ से आप देखो फ्रेंड्स कि आप जानते हो कि आपका जो अर्थमेटिक मीन है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। सिंपल। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मैं ए को लूँ एक्स स्क्वायर, सॉरी ए को मैं लेता हूँ एक्स की पावर 4 और बी को लेता हूँ मैं वाई स्क्वायर। सिंपल।
तो अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि आपका जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या होगा, a प्लस बी बाई टू, ठीक है। और आपका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपका a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और b भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी में हम a और b दोनों को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। अब यहाँ पर देखो कि a प्लस बी बाई टू लेस देन इक्वल टू दिस थिंग हो जाएगा। a प्लस बी बाई टू मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। तो x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू लेस देन इक्वल टू, अब देखो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मॉड वाई, सिंपल, क्योंकि वाई स्क्वायर का अंडर रूट मॉड वाई होता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन टू एक्स स्क्वायर मॉड वाई, सिंपल। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मॉड वाई लेस देन इक्वल टू हाफ। अब मैं दोनों तरफ मॉड लगा सकता हूँ, तो मॉडुलस ऑफ x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। अब मैं इस वाले मॉड को हटा देता हूँ, तो इस पूरे का जो मॉडुलस है वो मैं बोल सकता हूँ कि लेस देन इक्वल टू हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो फ्रेंड्स कि ये जो आप अभी डेफिनेशन देख रहे हो f ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0, इसको x नॉट इक्वल टू 0 के लिए कंसीडर करो, ठीक है। जब x का वैल्यू 0 होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो फंक्शन हमारा 0 के इक्वल है, ठीक है। तो हम बस ये देखना चाहते हैं कि जब हमारा x का वैल्यू नॉन जीरो है तब क्या हमारा जो लिमिट का वैल्यू है वो 0 के ऊपर अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि आपका जो अल्टीमेटली मॉडुलस है वो किस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। तो अब ये वाला जो क्वांटिटी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स की पावर बीटा, ठीक है। अब आप जानते हो कि अगर बीटा ग्रेटर देन 0 है तो मॉड एक्स की पावर बीटा पॉजिटिव ही होगा। तो अब इस वाली क्वांटिटी का मॉडुलस मैंने लेस देन इक्वल टू हाफ दिखाया था, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो अल्टीमेटली मैंने क्या शो कर दिया कि मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 0 0, ये वाला जो मॉडुलस है ये मेरा लेस देन इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, मॉड एक्स की पावर बीटा अपॉन टू, सिंपल। अब यहाँ से आप देखो फ्रेंड्स कि मुझे ये वाला मॉडुलस क्या करना है, लेस देन एप्सिलॉन। तो यानी कि मुझे मॉड एक्स की पावर बीटा को क्या करना है, लेस देन 2 एप्सिलॉन। यानी कि आप देख सकते हो कि आपका जो मॉड एक्स है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 2 एप्सिलॉन की पावर 1 अपॉन बीटा, सिंपल। तो अब आप एक चीज जानते हो फ्रेंड्स कि आपका जो मॉडुलस ऑफ एक्स है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है आपका, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका लेस देन डेल्टा है, सिंपल। तो आप यहाँ से बोल सकते हो फ्रेंड्स कि अगर मैं डेल्टा को क्या रख दूं, 2 एप्सिलॉन की पावर 1 अपॉन बीटा प्लस 1, सिंपल। अगर मैंने डेल्टा को ये रख दिया तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा, ठीक है। ये क्या इम्प्लाई करेगा आपका कि जो मॉडुलस ऑफ एक्स है, अगर मॉडुलस ऑफ एक्स फ्रेंड्स आप देखो यहाँ से, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स इससे कम है तो मॉडुलस ऑफ एक्स डेल्टा से भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा, अब देखो जो मैंने प्रोसेस अपनाई थी ना, जो अगर आप इसी वाली प्रोसेस को ऊपर करते हुए चले जाओ, तो जैसे ही आप मॉड एक्स को लेस देन दिस थिंग लोगे, सिंपल, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि मॉड एक्स लेस देन डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू क्या है, 2 एप्सिलॉन की पावर 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो आपका जो मॉड एक्स है वो लेस देन 2 एप्सिलॉन की पावर 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप क्या करो, इस स्टेप के बाद अब रिवर्स में जाओ। तो जैसे ही आप रिवर्स में जाओगे, आप यहाँ से आप मॉड एक्स लेस देन दिस थिंग से आप यहाँ तक आ सकते हो कि आपका जो मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ 0 0 है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। बस आपको रिवर्स वे में चलना है, सिंपल।
तो यही तो हम एप्सिलॉन डेल्टा में करते हैं। हम एप जो हम डेल्टा है उसको एप्सिलॉन की मदद से ढूंढते हैं कैलकुलेशन में। तो इसको आप एज ए रफ वर्क भी ले सकते हो, ठीक है। इसको आप रफ वर्क ले लो और जब आपको फियर करना है तो ये वाली जो प्रोसेस है, अब जैसे मॉड एक्स लेस देन 2 एप्सिलॉन की पावर 1 अपॉन बीटा, यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि मॉड एक्स की पावर बीटा लेस देन 2 एप्सिलॉन। तो फिर इसी तरीके से आप शो कर सकते हो कि आपका जो मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये हमारा मतलब थोड़ा सा रियल एनालिसिस का क्वेश्चन मैं इसको बोल सकता हूँ, बट आप एप्सिलॉन डेल्टा में जब तक कंफर्टेबल नहीं होगे आपको ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड लगेंगे। बट ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है कि हमने सिंपली देखो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसे ही लेस देन डेल्टा हुआ उसके लिए मैंने ये शो कर दिया, ठीक है, किसी भी आर्बिट्री एप्सिलॉन के लिए। तो हमें डेल्टा क्या मिला, डेल्टा मिला 2 एप्सिलॉन की पावर 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो आप कोई भी एप्सिलॉन रखो, तो आप मुझे कोई भी एप्सिलॉन दो, मैं आपको डेल्टा ढूंढ के दे दूंगा। डेल्टा ये रहा। तो मेरा जो फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स वाई ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस फॉर बीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है, कंटिन्यूस एट 0 0। तो ओरिजिन पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस बन गया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स वो हमारा क्या हो गया, ट्रू। तो इस क्वेश्चन में एक ही आंसर करेक्ट था तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक लगा देते। बट फ्रेंड्स अभी मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये भी चेक करके बताऊंगा। तो पहले हम ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि क्या बीटा लेस देन 0 के लिए आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो बीटा लेस देन 0 रखना है तो बीटा को -2 रख लो, सिंपल। तो आपका जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब मॉड एक्स की पावर -2 तो इसको मैं अपॉन में लिख सकता हूँ मॉड एक्स स्क्वायर, ठीक है, y अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। जब आपका x नॉन जीरो है और x का वैल्यू 0 है तो आपका फंक्शन का वैल्यू 0, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब आप f ऑफ एक्स वाई को कैसा लिख सकते हो, y अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर जब आपका x नॉन जीरो हो और फंक्शन का वैल्यू 0 जब आपका x का वैल्यू 0 हो। तो अब आप यहाँ पर फ्रेंड्स एफ ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। मैं y इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग मूव करता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स एक्स आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आपका x जो है वो नॉन जीरो लो। एफ ऑफ एक्स एक्स हो जाएगा x अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि x अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स एक्स है वो फ्रेंड्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स, सिंपल। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जब आप लिमिट x टेंस टू 0 रखोगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स एक्स जो है वो आपका क्या बन रहा है, इन्फिनिट। तो आप यहाँ से बोल सकते हो फ्रेंड्स कि अब देखो यहाँ पर मैं x को जब पॉजिटिव साइड से अप्रोच करूंगा, ठीक है, x लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तब मेरा प्लस का इन्फिनिटी बन रहा है। बट अगर मैं लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स एक्स रख रहा हूँ तो मुझे माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि जैसे ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो मैं अगर इस वाली साइड से आ रहा हूँ तो मेरा जो फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वाई वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है जब मैं एक्स वाई को 0 0 पर लेके आ रहा हूँ। तो मेरा जो ये एफ ऑफ एक्स वाई है ये ओरिजिन पर कंटिन्यूअस नहीं है। एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, क्योंकि मुझे ओरिजिन पर फंक्शन की लिमिट ही नहीं मिल रही। अब हम आते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है कि आपका जो फंक्शन है वो बीटा की किसी भी वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम इस वाले केस में फ्रेंड्स बीटा इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि जब आप बीटा की वैल्यू 2 रख दोगे तो आपका ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बीटा इक्वल टू 2 रखो। आपका एफ ऑफ एक्स वाई कैसा दिखेगा फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर मॉड एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर जब आपका एक्स नॉन जीरो है और फंक्शन का वैल्यू 0 होगा अगर आपका x का वैल्यू 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो f ऑफ एक्स वाई है वो कैसा दिखेगा, x की पावर 4y अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अगर आपका x नॉन जीरो है, फंक्शन का वैल्यू 0 होगा अगर x का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर जब आप फ्रेंड्स डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालोगे ओरिजिन के ऊपर तो वो आपका 0 आएगा, और डेल एफ ओवर डेल वाई निकालोगे ओरिजिन के ऊपर तो वो भी 0 आएगा, सिंपल।
तो इसको आप इजीली निकाल सकते हो, ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। जैसे f(x) अगर आप 0 0 पर निकालोगे तो वो क्या होगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ h 0 माइनस का f ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय h। तो f ऑफ h 0 आपका 0 हो जाएगा इस वाली डेफिनेशन से, f ऑफ 0 0 भी 0 हो जाएगा। तो ये वाला पूरा लिमिट का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। जब आप डेल f ओवर डेल y निकालोगे 0 0 पर, तो ये क्या होगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0h माइनस f ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय h। तो f ऑफ 0h 0 हो जाएगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, तो और ये तो 0 है ही। तो ये तो हम इजीली देख सकते हैं कि हमारा जो fx और fy है वो 0 के इक्वल हो जाएगा ओरिजिन के ऊपर। तो यहाँ पर देखो कि आपका जो fx और fy है वो 0 के इक्वल हो गया ओरिजिन के ऊपर। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो फ्रेंड्स कि आपका जो f ऑफ h के माइनस f ऑफ 0 0 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स जब भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो f ऑफ h के माइनस f ऑफ 0 0 किसके इक्वल होता है, ah प्लस bk प्लस h5 प्लस का kzi, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आपकी होल्ड करनी चाहिए व्हेन h के टेंड्स टू 0 0, सिंपल। तो यहाँ पर देखो कि आपका जो a जो है वो होता है आपका fx एट ओरिजिन और b जो है वो आपका होता है fy एट ओरिजिन। अब a और b दोनों की वैल्यू क्या आई थी, 0, a भी 0 था b भी 0 था, तो इन दोनों टर्म्स को तो आप सिंपली हटा सकते हो। तो ये वाली दोनों टर्म हमने हटा दी। अब आप देखो कि आपका f ऑफ h के माइनस f ऑफ 0 0 ये क्या बनेगा। तो f ऑफ h के माइनस f ऑफ 0 0 जो है वो आप बोल सकते हो कि आपका बनेगा h की पावर 4, ठीक है। हमारा f ऑफ एक्स वाई था x की पावर 4y अपॉन x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बनेगा h की पावर 4k डिवाइडेड बाय h की पावर 4 प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू h5 प्लस kzi। अब यहाँ पर आपका जो फाई और जाई है फ्रेंड्स ये 0 पर टेंड करते हैं व्हेन h के टेंड्स टू 0 0। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये वाली जो इक्वेशन है ये जो लिखी हुई है यहाँ पर जो RHS है वो तो आपका टेंड करेगा 0 पर व्हेन h के टेंड्स टू 0 0। क्यों, क्योंकि जब h के 0 0 पर टेंड करता है तो ये इम्प्लाई करेगा कि आपका फाई और जाई 0 पर जा रहा है। अब फ्रेंड्स आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है आप जानते हो कि हमने बीटा की वैल्यू 2 रखी थी, तो बीटा की वैल्यू 2 रखी थी तो हमारा फंक्शन क्या था, कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन बीटा इक्वल टू 2। तो जब आप एच के को 0 0 पर टेंड करवाओगे तो आपका ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एच के, तो एफ ऑफ एच के भी आपका 0 के ऊपर जाएगा क्योंकि हमारा फंक्शन बीटा इक्वल टू 2 के लिए कॉन्टिन्यूअस था। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 0 पर जा रहा है और राइट हैंड साइड भी 0 पर जा रहा है। तो जब एच के जब आपका 0 0 पर टेंड करेगा तो ये वाली आपकी इक्वेशन होल्ड कर रही है। तो हमारा तो बीटा इक्वल टू 2 के लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि इसमें बोल रहा है फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल फॉर एनी बीटा। अब जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि बीटा लेस देन 0 के लिए फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा इस क्वेश्चन का।